मैं प्रवीण सर, एक बार फिर से ब्राइट कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ठीक, हम लोग क्लास 12 फिजिक्स की पहली यूनिट स्थिर विद्युत्की का दूसरा अध्याय वैद्युत क्षेत्र पढ़ चुके थे। ठीक है, हमने आपको टोटल 19 लेक्चर तक अभी तक आपको पढ़ा चुके हैं। इसके पिछले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे वैद्युत द्विध्रुव, उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, उस पर हमने आपको 3 सवाल करवाए थे। ठीक, चलिए अब इसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब कुछ निगमन डेरिवेशंस वगैरह होंगे। ठीक है, पहले आपको हम ऐसे ही नोट करके एक जानकारी बता दें, ध्यान दीजिएगा। देखें, नोट करके आपको जानकारी बता रहे हैं। जानकारी ये है कि ये देखिए आपका वैद्युत द्विध्रुव है, ये आपका है -q, उसके बाद ये आपका है +q। ठीक है, ये -q है, ये आपका +q है। अब सुनिए, दोनों आवेशों को जो मिलाने वाली रेखा होती है, इधर हम देखिए बढ़ा रहे हैं, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को हमने इधर बढ़ा दिया और हमने इधर बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये जो रेखा को हम आगे बढ़ा रहे हैं, ये वैद्युत द्विध्रुव की कहलाती है, अक्ष कहलाती है। अक्ष पहचान लो, अभी आपको हम इससे मुलाकात करवा रहे हैं, केवल पहचानवा रहे हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को हम इधर बढ़ा दें, इधर बढ़ा दें, ये कहलाती है अक्ष, वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष कहलाती है। या अब इसका अगला नाम होता अक्षीय, अक्षीय, अक्षीय स्थिति। ठीक है, या इसका अगला नाम होता है अनुदैर्ध्य स्थिति, अनुदैर्ध्य स्थिति। ठीक है, या इसको बोलते हैं tan A स्थिति। कायदेस भाई पहचान लो, इतने नाम हैं इसके भाई, ये देखिए इतने नाम इसके हैं। पहला नाम बोलो अक्ष, या अक्षी, या अनुदैर्ध्य, या बोलो tan A स्थिति। 4 नाम इसके हैं। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एक्सियल, एक्सियल पोजीशन। आराम सब लोग पहचान लें। तो ये दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो कहलाती है अक्ष, या अक्षीय, या अनुदैर्ध्य, या tan A स्थिति। अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। अच्छा, अब उसके बाद ये देखिए इसका मध्य बिंदु है, ये देखिए ये रेखा हम आगे खींच रहे हैं, तो ये रेखा जो अक्ष पर लंब है, तो जो रेखा अक्ष पर लंब होती है वो कहलाती है भाई निरक्ष, कहलाती है निरक्ष। तो ये वैद्युत द्विध्रुव की कौन सी रेखा है? ये है आपका निरक्ष, निरक्ष या निरक्षी, या इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ, या tan B। ये है आपका tan B स्थिति। ध्यान से पहचान लो। इसके भी बताओ कितने नाम हैं? 4 नाम है। पहला नाम बोलो निरक्ष, या निरक्षी, या अनुप्रस्थ, या tan B स्थिति। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ब्रॉड, BRO, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ठीक, ये है आपकी ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। तो आराम से पहचान लो, ये वैद्युत द्विध्रुव का भैया मेरे अक्ष है और ये वैद्युत द्विध्रुव का निरक्ष है। दोनों के 4 नाम है। पेपर में किसी भी नाम से पुकारा जा सकता है, कोई कंफ्यूजन आपको होना नहीं चाहिए। अक्ष, या अक्षी, या अनुदैर्ध्य, या tan A। दूसरा बोलो निरक्ष, या निरक्षी, या अनुप्रस्थ, या tan B स्थिति। पहचान लिए? दोनों जगह से आराम से मुलाकात कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं दोनों जगहों पर हमें चल करके हम लोगों को बहुत ढेर सारे काम करने। तो चलिए अब शुरू करते हैं निगमन, डेरिवेशन। अध्याय का दूसरा निगमन, नहीं सॉरी 3, 4, 5वां निगमन होने जा रहा है। 5वां निगमन। अब आप सोच रहे होंगे 5वां निगमन कौन कौन सा? आपको हम याद दिला दें। इधर देखो, सबसे पहला निगमन था ये वाला, बिंदु आवेश के कारण E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। याद करिए, यह अध्याय का पहला निगमन था। भूल रहे हो लगता है? ठीक है, पीछे की बातें सब याद होना चाहिए।
ये आपका पहला निगमन था। इस निगमन का नाम था बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। याद आया? उसके बाद दूसरा निगमन था वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति। पहली गति समांतर हुई थी, नहीं याद आया? उसके बाद तीसरा हुआ था लंबवत। चौथा बोलो थीटा कोण पर। उम्मीद है कि ये चारों निगमन आपको याद होंगे, तैयार हो चुका होगा। अगर आपको ये चारों निगमन याद नहीं है फिर आप समझ सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तब आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। चारों निगमन आपको याद हो, 4 निगमन मैं कर चुका हूं। अब देखिए अध्याय का 5वां निगमन हम लोग करने चल रहे हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खतरनाक निगमन है। चलिए, निगमन का नाम है कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या हम कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं या अच्छी, या कह सकते हैं अच्छी या अनुदैर्ध्य या tan A स्थिति। ये देखिए, इतनी लंबी हेडिंग है। क्लियर है? अंग्रेजी देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। ठीक, ये आपकी हेडिंग है। तो हेडिंग के कई नाम है, चाहे कहा जाए अक्ष पर, चाहे कहा जाए अच्छी स्थिति में या अनुदैर्ध्य स्थिति में, और इसका सबसे लास्ट नेम है tan A स्थिति में। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण निगमन है। बोर्ड एग्जाम ने कई बार पूछे हैं भाई, कई बार बोर्ड पेपर में पूछा गया है, इसलिए निगमन आपका हर हाल में तैयार होना चाहिए भाई। हर हाल में निगमन को, डेरिवेशन को आप तैयार करके ही बैठे। आ सकता है पेपर में आपके जब भी आएगा, या तो 3 नंबर में आएगा या तो फिर 5 नंबर में आएगा। ठीक है, उनके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए देखिए, शुरू करते हैं काम। मान लेते हैं कि माना कोई वैद्युत द्विध्रुव, ये देखिए आपका -q है, ये देखिए आपका आवेश है आपका -q, उसके बाद ये देखिए ये है आपका +q। ठीक है, मान लेते हैं कि माना कोई वैद्युत द्विध्रुव निर्वात में AB पर रखा है। माना कोई वैद्युत द्विध्रुव निर्वात में AB पर रखा है। बताइए भाई, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी होती है? दोनों आवेशों के बीच की दूरी होती है 2l। माना कोई वैद्युत द्विध्रुव निर्वात में AB पर स्थित है। ठीक है, अब आपको हम पहले बता चुके हैं कि वैद्युत द्विध्रुव की सारी दूरी कहां से नापते हैं? उसके मध्य बिंदु O से मापते हैं। तो ये देखें, ये देखिए, ये इसका मध्य बिंदु O है। सारी दूरी भैया कहां से नपेगी? मध्य बिंदु O से नपेगी। ठीक है, तो माना इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर, माना इसके मध्य बिंदु O से कितनी दूरी पर? R दूरी पर कोई बिंदु P है। R दूरी पर कोई बिंदु P है। R दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अक्ष पर निकालना था, हम आपको बता चुके हैं। यही रेखा तो आपकी अक्ष है। जल्दी बताओ क्या मानोगे, जल्दी बताओ क्या मानोगे। माना कोई वैद्युत द्विध्रुव निर्वात में AB पर स्थित है। माना इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर उसके अक्ष पर कोई बिंदु P है, जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। बताइए, काम आपको समझ में आया? तो जो आप मान रहे हैं उसी को हम लोग लिखते हैं। माना
कोई वैद्युत द्विध्रुव, डायग्राम अभी मत बनाइएगा, ठीक है, डायग्राम सबसे लास्ट बनाइएगा, लास्ट में, अंत में बनाइएगा जब कहेंगे तब। माना कोई वैद्युत द्विध्रुव निर्वात में AB पर स्थित है, ठीक। फिर उसके बाद माना इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर इसके अक्ष पर कोई बिंदु P है, जहां वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करनी है। एकदम साफ साफ काम भाई, देखो जो हमने बोला था वो एकदम साफ साफ मान करके हमने आपको दिखाया। मानने वाला कार्यक्रम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एक बार हम मुंह से बोले तुरंत आपके समझ में आ जाए क्या मानना है। बिना माने एक बार आप करेंगे तो आपको पूरा मार्क्स, पूरा नंबर नहीं मिलेगा। माना कोई वैद्युत द्विध्रुव निर्वात में AB पर स्थित है, माना इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर उसके अक्ष पर कोई बिंदु P है, जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इतना नोट कर लें, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, ठीक है। अब आइए निगमन शुरू करते हैं। अब आप हमको बताइए वैद्युत क्षेत्र कौन उत्पन्न करता है? वैद्युत क्षेत्र कौन उत्पन्न करता है? आंसर है आवेश। कितने आवेश हैं? 2। तो बिंदु P पर कितने वैद्युत क्षेत्र होंगे? 2। एक होगा प्लस वाले का और दूसरा होगा माइनस वाले का। तो आइए एक एक करके वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करवाते हैं। एक बार फिर से वैद्युत क्षेत्र, हमें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करनी है। तो सवाल यह है कि वैद्युत क्षेत्र कौन उत्पन्न करता है? आंसर है आवेश। कितने आवेश हैं? 2। तो बिंदु P पर कितने वैद्युत क्षेत्र होंगे? 2 होंगे। एक होगा प्लस वाले का, दूसरा होगा माइनस वाले का। तो आइए एक एक करके वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करवाते हैं। एक बार प्लस से करवाएंगे और एक बार माइनस से करवाएंगे। आप सुनिए एक बात और, यहां पर 2 वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होंगे, एक करेगा प्लस वाला, एक करेगा माइनस वाला। तो सुनो, वैद्युत क्षेत्र बाद में उत्पन्न करवाना, पहले दोनों आवेशों की बिंदु P से दूरी पता कर लो। पहले दोनों आवेशों की कहां से? बिंदु P से दूरी पता कर लो। अरे भाई, वैद्युत क्षेत्र का जब सूत्र लिखोगे उसमें दूरी की जरूरत पड़ेगी, फंसोगे फिर। तो पहले आइए दोनों आवेशों की कहां से? P से दूरी पता करें। तो चलिए बताइए, ये दूरी बोलो भाई R, ये दूरी बोलो L। अरे मध्य बिंदु है, ये पूरी दूरी 2L है, आधा L। अब बताओ, ये आपका पूरा R, ये आपका L। तो बताओ ये दूरी बताओ कितनी बची? R में से कितना निकाल दो? ये देखे R माइनस L, ये देखे दूरी आ गई आपकी। समझ में आया? तो प्लस वाले की बताओ P से दूरी कितनी आ गई? R माइनस L। अब आइए माइनस Q की दूरी बताओ भैया, ये दूरी कितनी है? R। और बताओ ये दूरी बोलो L। अरे आधा है L। तो बताओ ये दूरी आपकी आ जाएगी R प्लस L। अब बताओ दूरी बताओ सबको समझ में आई कि नहीं आई? प्लस वाले की दूरी है R माइनस L और माइनस वाले की दूरी है R प्लस L। अब बताइए कितने आवेश हैं? 2। तो बिंदु P पर कितने वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होंगे? 2। एक होगा प्लस वाले का, दूसरा माइनस वाले का। तो आइए एक एक करके उत्पन्न करवाते हैं। आइए पहले प्लस Q से उत्पन्न करवाते हैं, प्लस Q से। तो मान लेते हैं, देखिएगा, मान लेते हैं कि यदि प्लस Q के कारण P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, प्लस Q के कारण P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E1 है, ठीक। तो चलिए बताइए दिशा बताओ, प्लस का, प्लस वाला यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा उसकी दिशा बोलो। प्लस का वैद्युत क्षेत्र हमेशा प्लस से
दूर होता है, और दूर का मतलब उसी रेखा में दूर होता है। दिशा वगैरह हम आपको बहुत पहले बता चुके हैं, सब पुरानी बातें हैं। तो प्लस वाला यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा उसकी दिशा प्लस से दूर होगी। ये देखिए, ये है, ये हमने मान लिया वैद्युत क्षेत्र। बताओ कितना है? E1 है, E1। दिशा बताओ प्लस से दूर होगी। अब आप इसका सूत्र बताइए, बोलो भाई। E1 बराबर, पहले सूत्र लिखने दो। E बराबर, पहले फॉर्मूला लिख लें, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R स्क्वायर से। तो बताओ E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे दूरी, बोलो दूरी, तो प्लस Q की P से दूरी, बोलो भाई R माइनस यल का होल स्क्वायर। ये आपका आ गया समीकरण नंबर 1। तो चलिए भाई, प्लस ने अपना काम कर दिया। अब बताओ बारी किसकी है? बारी बताओ किसकी है? माइनस क्यू की बारी है, माइनस क्यू की। तो बताइए, माइनस क्यू वाला यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा उसकी दिशा बोलो माइनस की ओर होगी। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं कि यदि माइनस क्यू के कारण पी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E2 है, ठीक। तो पहले आप E2 की दिशा बोलो। ये माइनस वाला यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा उसकी दिशा होगी माइनस की ओर। ये देखिए इधर, ये माइनस की ओर, ये है आपका वैद्युत क्षेत्र। बोलो कितना? ये आपका आ जाएगा E2। बताओ डायग्राम, बताओ सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोल नहीं रहे हैं? तो चलिए अब आप बताइए, बिंदु P पर दो वैद्युत क्षेत्र हैं, एक आगे है और दूसरा पीछे है। अब आपको निकालना है परिणामी। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अगर एक आगे हो दूसरा पीछे हो, परिणामी बराबर बोलो ज्यादा माइनस कम। बहुत पहले हमने आपको बताया था कि दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का परिणामी निकालना, याद है कि कुछ भूल गए? 3 प्रकार से बताया था। अगर दोनों एक दिशा में है जोड़ डालो, अगर विपरीत में है तो ज्यादा माइनस कम, और अगर किसी कोण पर है तो वही वर्गमूल वाला फॉर्मूला √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर वाला प्लस 2E1 E2 का सल्फा। याद आया? तो खैर छोड़िए, यहां पर दोनों विपरीत दिशा में, एक आगे है दूसरा पीछे, परिणामी बराबर ज्यादा माइनस कम। बस निगमन खत्म। यही आपका निगमन था, समझ में आया? अब मैं कह सकता हूं कि यदि, देखे भाई, यदि बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E है, तो आपका आ जाएगा E बराबर ज्यादा माइनस कम। अब आपको बताना है, दिमाग लगा के बताओ कौन ज्यादा, E1 ज्यादा कि E2 ज्यादा? दोनों को देख लो, ये तुम्हारा E1 है, सॉरी ये तुम्हारा E1 है। एक मिनट सॉरी गड़बड़ी हो गई, रुक जाइए पहले इसका सूत्र तो हमने E2 का फॉर्मूला तो लिखा ही नहीं। तो चलिए E2 है, अब आपका आ जाएगा E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, उसके बाद Q बटे, अब बताओ माइनस Q की यहां से दूरी बोलो, ये आपका आ जाएगा R प्लस यल का होल स्क्वायर। ये आपका आ गया समीकरण नंबर 2। और आपको हम पहले बता चुके हैं कि वैद्युत क्षेत्र के सूत्र में आवेश का मान चिन्ह सहित नहीं रखना है, इसलिए यहां माइनस नहीं रखा जाएगा, केवल आवेश का मान रखा जाएगा। अब बताइए, बिंदु P पर दो वैद्युत क्षेत्र, एक आगे है दूसरा पीछे, परिणामी हो जाएगा ज्यादा माइनस कम। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं कि यदि बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी वैद्युत क्षेत्र हमने मान लिया कैपिटल E है, तो अब आपका आ जाएगा E बराबर ज्यादा माइनस कम। तो बोलो भाई, बताओ कौन ज्यादा है, E1 ज्यादा कि E2 ज्यादा? बोलो जल्दी।
ये आपका E1 है, ये आपका E2 है। देख के बताओ कौन ज्यादा है। इसका जवाब है E1 ज्यादा है। पूछो कैसे। देखो 1/4πε0 दोनों में है, Q भी दोनों में है, अंतर है केवल यहां R-L है, यहां पर R+L है। अब सुनो, इसका हर कम है, हर छोटा है इसलिए ये बड़ा है, इसका हर देखो ज्यादा है इसलिए ये कम है। तो कौन ज्यादा? E1 ज्यादा, E1 ज्यादा। E बराबर आपका आ जाएगा E1 माइनस बोलो E2। बताओ समझ में आया? इसका हर कम है इसलिए ये ज्यादा है, इसका हर ज्यादा है इसलिए ये कम है। तो परिणामी E बराबर आपका आ जाएगा E1 माइनस E2। आप इतना करिए, अब आप डायग्राम बना लो, चित्र बना करके यहां तक पहुंचिए, तब उसके बाद हम घटाएंगे, लघुत्तम लेंगे, गुणा भाग करेंगे, काटे पीटेंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। यहां तक करिए पहले, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, परिणामी E बराबर आपका था E1 माइनस E2। अब आप देखें, थोड़ा स्पीड से काम करते हैं। तो चलिए देखें यहां से E बराबर बोलो भाई, E1 का मान बोलो, E1 का मान 1/4πε0 इंटू Q बटे R-L का होल स्क्वायर। उसके बाद माइनस E2 बोलो 1/4πε0 Q बटे R+L का होल स्क्वायर। ठीक है। अब यहां से आपका आ जाएगा E बराबर कॉमन ले लो, यहां पर Q बटे 4πε0 आया। अब आ जाएगा 1/R-L का होल स्क्वायर माइनस 1/R+L का होल स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? अब आ जाएगा E बराबर Q बटे 4πε0। जल्दी बताओ लघुत्तम क्या आएगा? लघुत्तम दोनों को गुणनफल आ जाएगा। तो R-L R+L, ये हो जाएगा R² माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। बताओ समझ में पूरी बात आई? यहां बोलो जल्दी, R+L का होल स्क्वायर माइनस R-L का होल स्क्वायर। अब यहां से आपका आ जाएगा E बराबर, ठीक, Q बटे 4πε0। ठीक है। अब आप इसको खोलो, जल्दी बताओ, इसका प्रसार करो, R² प्लस L² प्लस 2RL माइनस बोलो R² माइनस बोलो L², उसके बाद प्लस 2RL। समझ गए प्लस कैसे हुआ? ये माइनस अंदर जाएगा जिसको प्लस कर देगा, और नीचे बोलो R² माइनस L² का होल स्क्वायर। अब बताओ R² से R², L² से L², 2 2 4। तो बोलो E बराबर, बोलो Q बटे 4πε0 4RL बटे बोलो R² माइनस L² का होल स्क्वायर। बताओ यहां तक समझ में सबको आया कि नहीं आया? ठीक है। अब आइए देखें, बस थोड़ा सा काम और बचा है, थोड़ा सा काम नोट कर लो जल्दी, उसके बाद मिटाए हैं। समझ में आ रहा है? अरे समझना क्या है, सब वही गुणा भाग लघुत्तम, सब वही काटना पीटना है। अब इसी में थोड़ा सा हेरा फेरी करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखना। अब इसी को आइए इसको सेट करते हैं, बढ़िया तरीके से सेट करते हैं। करे सेट, देखो यहां से आ जाएगा E बराबर, अब आप इसको लिखो 1/4πε0, और ये है इसको जो है Q गुणे, इसको लिखो 2L, समझे कि नहीं? उसके बाद फिर लिखो 2R, और बटे आपका आ जाएगा R² माइनस L² का होल स्क्वायर। समझ गए बात? वही घूम फिर के देखो। अरे भाई 2 दूना 4 है, R की जगह पर R है, L की जगह पर L है। क्लियर है? अब आप जरा हमको बताइए, बोलिए भाई, अब बताइए Q गुणे 2L कौन है? P है। नहीं याद आया? अरे Q गुणे 2L होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। बताओ कितना? P। अब यहां से आ जाएगा E बराबर 1/4πε0 P गुणे 2R बटे R² माइनस L² का होल स्क्वायर।
अच्छा अब देखें, ये जो यल स्क्वायर है ये आर स्क्वायर की तुलना में बहुत ही कम है। पहली बात आपको हम बता दें, सुनिए, दोनों आवेशों के बीच की दूरी बहुत कम होती है। याद करिए, इतनी कम होती है कि आंख से नजर नहीं आती। याद करो, पानी, हमने क्या कहा था, पानी के अंदर एच आयन OH आयन आंख से नजर नहीं आते। तो ये इनके बीच की दूरी जो 2l होती है बहुत कम होती है, और उसका आधा तुमने, पहली बात तो 2l तो पहले से बहुत कम था, इसके बाद इसका तुमने आधा किया, यल और कम हो गया, और कम हो गया, और वर्ग कर दिए, महाकम हो गया, महाकम। अरे भैया, कम का वर्ग और कम होता है, कम का वर्ग और कम होता है, ज्यादा का वर्ग और ज्यादा होता है। जैसे 0.5 है, ये कम है, इसका वर्ग करोगे 0.25 हो जाएगा। ये देखो, कम का वर्ग और कम हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है आपसे कि यल स्क्वायर का मान बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है। किसकी तुलना में? आर स्क्वायर की तुलना में। यल स्क्वायर का मान आर स्क्वायर की तुलना में बहुत ही कम है। जब इसका मान बहुत कम है तो इसको छोड़ दो, इसका मतलब यल स्क्वायर त्याज्य है। यल स्क्वायर क्या है? त्याज्य है, मतलब छोड़ने के लायक है। और जब आप यल स्क्वायर को छोड़ दोगे तो अब आपका आ जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P गुणे 2r बटे, इसको आप छोड़ दोगे, r की घात 4 हो जाएगा। हुआ? अब इसको बाद 8 से काटोगे, पावर कटेगा। ये देखे, आपका सूत्र आ गया, आ गया सूत्र। बोलो भाई, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ट्वाइस P बटे R का क्यूब। ये है वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, अब आप बताइए, परिणामी की दिशा बताओ, परिणामी की दिशा किधर होगी? बताइए, कौन ज्यादा था, E1 की E2? E1 ज्यादा था, तो परिणामी की दिशा हमेशा ज्यादा वाले की ओर होती है, ज्यादा वाले की ओर होती है। तो परिणामी की दिशा बताओ किधर होगी? ये देखिए, ये ज्यादा वाले की ओर, ये है परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा, इधर। बताओ, समझ में सबको आया कि नहीं आया? तो एक बार फिर से अपनी आंखों से देख लो कायदे से। परिणामी की दिशा, जो वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, उसमें परिणामी की दिशा किधर है? ये है, इधर, इधर, इधर। बताइए, निगमन आपको समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? तो आपका सूत्र आ गया, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ट्वाइस P अपान कितना? R का क्यूब। अब आप इसको जल्दी से नोट करिए, तब उसके बाद छोटे छोटे आपको हम 2 पॉइंट बताते हैं, वही पॉइंट आप याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, निगमन आपको कैसा लगा? कम से कम रफ कॉपी में 2 से 3 बार निगमन को करिएगा, ताकि आपको निगमन रट जाए, पेपर तक आपको याद रहे। बहुत ही महत्वपूर्ण निगमन है। निगमन का नाम था वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी या अनुदैर्ध्य या tan A स्थिति। ठीक है, अब आइए छोटे छोटे आपको हम 2 पॉइंट बता दें। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहला पॉइंट देखें। 2 पॉइंट आपका है, देखें। सबसे पहला पॉइंट ये है, यदि वैद्युत द्विध्रुव हवा या निर्वात में है, यदि वैद्युत द्विध्रुव कहां है? हवा या निर्वात में है, तो यहां से बताओ E बराबर, फॉर्मूला बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ट्वाइस P बटे R क्यूब। जैसा कि अभी हमने आपको करके दिखाया। बोले हां। अब मैं कह सकता हूं, यदि वैद्युत द्विध्रुव किसी माध्यम में है, यदि वैद्युत द्विध्रुव कहां है? किसी माध्यम में है, तो क्या दिक्कत है? E बराबर बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल के। याद आया? नए लोग आ गए, कैपिटल के। उसके बाद ट्वाइस P बटे कितना? R का क्यूब। ये है आपका पॉइंट नंबर 1। समझ में बात आ रही है? चलिए, उसके बाद देखिए, दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है। अभी अभी हमने आपको बताया कि ये था आपका -Q,
ये आपका बताओ क्या है, ये है प्लस क्यू, ठीक है। अब बताइए इसका जो आघूर्ण होगा, इसका जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा उसकी दिशा होती है बताओ माइनस क्यू से कहां, प्लस क्यू की ओर, बोले हाँ। और इसके अक्ष पर ये देखिए यहां पर कोई बिंदु P था, ठीक है, और यहां पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ था उसकी दिशा भी हमने इधर बताई थी। ये देखिए ये है आपका परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा E, और E का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ट्वाइस P बटे कितना R का क्यूब। समझ में आया। अब अगर आपसे कोई पूछे, इधर देखो ये वैद्युत द्विध्रुव रखा है, ये आपका माइनस क्यू आपका प्लस क्यू है, यहां पर कोई बिंदु P है, आपसे पूछे कि यहां पर बताओ जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी दिशा कहां होगी, तो आप ये मत बोलना कि इधर, कि पता लगा आप बोले इधर, इधर नहीं, उसका हिंदी में नाम है, मुंह से बोलो, बताएं आप उसको बोलो कि अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा आघूर्ण की दिशा में होती है, ये बोलो आप। ये देखो आघूर्ण इधर नहीं है, ये देखो जिधर आघूर्ण होगा उधर ही बताओ वैद्युत क्षेत्र हो, ये रटिए, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ठीक है। यहां पर कोई बिंदु P है, तुमसे कोई पूछे कि यहां पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा, तो आप ये मत बोलना इधर, ये नहीं, इशारेबाजी नहीं, बोलो कि अक्ष पर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी दिशा आघूर्ण की दिशा में होगी, ये आपको याद रखना। आंख से दिख नहीं रहा है, जिधर आघूर्ण है उधर ही वैद्युत क्षेत्र है। तो मैं लिख रहा हूं कि अक्ष पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा आघूर्ण की दिशा में होती है, आघूर्ण की दिशा में होती है। बताओ समझ, अगर आप ये भूल गए आप एक भी न्यूमेरिकल नहीं लगा पाएंगे। बोलो भाई अक्ष पर दिशा किधर, इधर नहीं, आघूर्ण की दिशा में होती है। ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा, सवाल लगाने में इसकी आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर है, नोट कर लें, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। चलिए यहां तक हो गया आपका, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग फिर निरक्ष पर निकालेंगे और भी कई सारे निगमन है, तो यहां तक आप करके कंप्लीट कर डालिए, फिर हम लोग लेक्चर नंबर 21 में मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।